गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की, तो यहाँ पर हमें आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी के कुछ बयान हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। दरअसल में इन्होंने अनाउंस ये किया है कि यूएसए और पाकिस्तान ने आपस में एक बहुत ही बड़ी डील यहाँ पे कर ली है। अब आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान जो है ना, आज के समय अपना जो तेल है वो वेस्ट एशिया से यहाँ से मंगाता है। पर ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई पिछले कुछ टाइम के अंदर जो ये दिखाती हैं कि काफ़ी सारा एरिया है पाकिस्तान का जहाँ पर आपको ऑफशोर डिपॉजिट्स आपको मिल सकते हैं। राइट, पर क्योंकि वहाँ पे आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, फंड्स नहीं है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। तो अब यहाँ पे इनके बीच में डील ऐसी हुई है कि यूएसए और पाकिस्तान मिलकर यहाँ पर मैसिव ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे डेवलप करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया कि आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान तेल इंडिया को बेचे, क्योंकि ये जब ये ऑयल रिजर्व डेवलप हो जाएंगे प्रॉपर ढंग से, तो पाकिस्तान दूसरे देशों को तेल बेचेगा, उसमें इंडिया भी हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। बाकी देखो, इंडिया के ऊपर इन्होंने काफ़ी बोला है, पहले भी बोले हैं और अब भी बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि भाई, इंडिया और रशिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया कि भारत के जो रिश्ते हैं रशिया के साथ बड़े ही खराब हैं। भारत का जो सेंटीमेंट है, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट, भारत ब्रिक्स का जो पार्ट है जो कि एंटी अमेरिकन देखने को मिल जाएगा, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, इस तरह के अलग अलग जो टैरिफ लगा रखे हैं, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। तो कह रहे इनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया रशिया के साथ क्या कर रहा है, दोनों की दोनों इकोनॉमीज अपने आप में डेड इकोनॉमीज हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोली गई। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे दे दें, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इतनी दुनिया में लड़ाइयाँ नहीं हुई जितने डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में सीज फायर करवा दिए हैं। ठीक है ना। बाकी देखो, हमारी भारत सरकार का यही कहना है कि भारत अपने आप में एक बहुत ब्राइट स्पॉट है। ठीक है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, सबसे तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं। आज के समय हम यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए, इनके साथ हमने यहाँ पे डील साइन करी है। एंड इंडिया यहाँ पर इस इम्पैक्ट को भी यहाँ पे देखेगा कि कैसे ये भारत को इम्पैक्ट करेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स यहाँ पे ये लगा रहे हैं। राइट दोस्तों, डेट है आज की 1 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। देखो, नया मंथ आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगस्त का इंपॉर्टेंट मंथ। राइट। अब देखो, जो लोग तो इस बार मेंस लिख रहे होंगे, डेफिनेटली वो प्रीलिम बूस्टर नहीं देख रहे, बट स्टिल उन सब के लिए ये अगस्त का महीना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जो 2026 में अपना अटेम्प्ट देंगे, देखो आप नोटिस करोगे कि लगभग 1 साल के बाद आप सब लोग भी मेंस लिख रहे होंगे, उससे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। राइट। तो अभी भले ही लग रहा होगा कि हमारे पास लगभग 1 साल का टाइम है टिल द नेक्स्ट मेंस, यस दैट इज फाइन, बट कोशिश ये करिएगा कि आखिरी में हैप-हैज़र्ड चीज़ें ना हों। अभी हमारे पास टाइम है चीज़ों को कवर अप करने का, अभी हमारे पास टाइम है आंसर राइटिंग करने का, अपने सीसेट को स्ट्रॉन्ग बनाने का, बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छा करने का, प्रैक्टिस करने का। तो इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ करिएगा। नहीं तो ऐसा पता क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ना आजकल बहुत कम टाइम मिलने लग गया है, जिस वजह से बच्चे उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते उस 80 दिनों के गैप के अंदर। तो हमें वो गैप अभी यहाँ पे क्लब करना होगा, अपने को फिल करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि एक ना हमारी टीम की तरफ से पीवाई की बुक यहाँ पे लॉन्च करी गई है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको जीएस के सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। दरअसल में इस बुक के अंदर पिछले 31 साल के पीवाईक्यूज हैं। हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है और ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। प्लस एट द सेम टाइम आप किस तरह से आंसर तक पहुंच सकते हो, थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग की कहाँ कहाँ एलिमिनेशन लग सकता है, कहाँ लॉजिक के साथ क्वेश्चन होंगे, किस तरह का क्या ट्रेंड है। ठीक है। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे मैप्स और डायग्राम्स के माध्यम से आपको आंसर्स देने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। तो दोस्तों, ये जो बुक है इसको आप अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी और पीडब्ल्यू स्टोर के ऊपर भी आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप इसको डेफिनेटली बाय करके अपनी पीवाईक्यू की जो प्रॉब्लम आती है ना प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला जो हमें डिस्कशन करना है वो रामसर कॉप 15 के कॉन्टेक्स्ट में करना है। दरअसल में रामसर कॉप 15 चल रही है जिम्बाब्वे में। राइट। और वहां पर भारत का जो रेजोल्यूशन था, ठीक है, उसको यहाँ पर बहुत सारे देशों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। आप नोटिस कर पाओगे कि 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने यहाँ पे भारत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर भारत का रेजोल्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में था। भारत का रेजोल्यूशन था ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। ठीक है, रेजोल्यूशन 6 अपॉन इट।
राइट। ये जो आपका 6-8 है, ठीक है, तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे इसको अडॉप्ट किया गया था 6th यूएन एनवायरमेंटल असेंबली इन मार्च 2024। उसी के ऊपर ये रेजोल्यूशन आपका बिल्ड करता है। एक्चुअली ना ये होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को अडॉप्ट करता है। सर इसका क्या मतलब, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच? देखो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, अगर हमें इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव करना है या इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, तो भाई मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कुछ छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, उनके माध्यम से एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो सेम यही अप्रोच हम वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का अर्थ यही है कि आप इस तरह से अपनी जिंदगी को जिए जिससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम से कम हो, ठीक है ना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो। तो भारत ने इस चीज को प्रमोट करने के अंदर एक लीडिंग रोल यहाँ पे भारत प्ले कर रहा है। दरअसल में ना हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक मिशन है, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जब कॉप 26 हुई थी ना, तो कॉप 26 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ये बात कही थी कि किस तरह से लोगों को, कम्युनिटीज को साथ मिलकर आना पड़ेगा और इस तरह की आदतें अपनी डालनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजें हैं ना, कि अगर मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीजें आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, और यही सेम चीजें हम चाहते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के साथ भी, कि कम्युनिटीज का रोल भी यहाँ पे बड़े, कम्युनिटीज का रोल भी हो। सरकार तो है ही है, पर साथ साथ कम्युनिटीज भी साथ में यहाँ पे मिलकर काम करें। तो प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, तो और भारत ने इस पर्टिकुलर मिशन लाइफ को भारत के अलग अलग मिशन जैसे मिशन सहभागिता, सेव वेटलैंड कैंपेन के अंदर भी इंटीग्रेट करने की यहाँ पे कोशिश करी है। जैसे हमने 1,70,000 सवा वेटलैंड्स को मैप कर दिया है, ठीक है ना, एंड 1,20,000 वेटलैंड्स की रफली हमने बाउंड्री को डिमार्केट भी किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो रामसर के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें तो आपको सबको पता ही होंगी कि रामसर दरअसल में एक शहर है, इट इज़ अ सिटी इन ईरान, राइट। यहाँ पर क्या होता है, 1971 के अंदर रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया जाता है और ये इन्फोर्स हो जाती है 1975 के अंदर। इन सबको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो उसके मेंबर्स होते हैं। भारत दोस्तों जो इस कन्वेंशन का मेंबर बना था ना, वो 1982 के अंदर यहाँ पे बना था। एंड जो भी वेटलैंड्स यहाँ पे क्राइटेरिया को मीट करते हैं उनको रामसर वेटलैंड या वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे उनको दर्जा यहाँ पे दिया जाता है। भारत के अंदर आज के समय आपको 91 रामसर साइट्स देखने को मिल जाएंगी, जिसका एरिया 1.36 मिलियन हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज मेक्स द इंडिया एज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, उदयपुर और इंदौर पहली बार उनको, मतलब ऐसी सिटीज नहीं है जिनको वेटलैंड सिटीज यहाँ के दर्जा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे शहर भी वेटलैंड्स को कंजर्व करने के अंदर फोकस कर रहे हैं। अब आप ध्यान में रखिएगा कि रामसर ना दरअसल में बात करता है किस चीज की, वाइज यूज की। ऐसा नहीं है कि आपने वेटलैंड का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं, वेटलैंड का इस्तेमाल करेंगे पर सही ढंग से, जो सस्टेनेबल तरीका होता है उस तरह से। यहाँ पर आप लोकल कम्युनिटीज इसका इस्तेमाल करेंगी डेफिनेटली, पर वो साथ साथ उसको प्रिजर्व भी रखेंगी, ठीक है ना। इकोसिस्टम प्रोसेसेस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आपका, आपके जो वेटलैंड होते हैं बर्ड हैबिटेट, फिशरीज के तौर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट का हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, एंड वेटलैंड रूल्स भी इन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पे बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमने रोक लगाई हुई है, जिनको हमने प्रोहिबिट किया हुआ है, जैसे इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना, कंस्ट्रक्शन डिस्पोजल हो गया, पोचिंग हो गया, राइट। इसके अलावा नॉन वेटलैंड यूजेस के लिए वेटलैंड को आपको कन्वर्ट करना, वो सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे रोक है। तो ये कुछ बातें थी वेटलैंड्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है प्रिवेंशन ऑफ लंपी वायरस डिजीज। दोस्तों आज के समय अगर हम बात करें ना, तो आपको गुजरात के कुछ एरियाज के अंदर आपको लंपी वायरस डिजीज वापस आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये लंपी स्किन डिजीज या वायरस डिजीज है क्या। देखो इस तरह से ना आप नोटिस कर पाओगे कि पशु की बॉडी के ऊपर यहाँ पर आपको इस तरह की जो गांठ होती है, वो जो लंप होती है, उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये बहुत ही चिंताजनक विषय हो जाता है, क्योंकि एक तो ये फैलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोस, इनके थ्रू यहाँ पे फैल सकता है दूसरे और पशुओं को, राइट, जिस वजह से बहुत सारे काउस, बफेलोस की यहाँ पर हमें डेथ होती हुई देखने को मिल जाती है। पास्ट में भी देखो राजस्थान स्टेट के अंदर और काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर हमें डेथ देखने को मिली थी। आज के समय केसेस वापस आना, इनफैक्ट अब तो लिमिटेड नहीं रहा, ठीक है, अब तो यहाँ पर ये गुजरात के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। अब तो मतलब एक्टिव केसेस आपको गुजरात, महाराष्ट्र और स्टेट्स में भी आने लग गए हैं, तो इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दुनिया में लाइफ स्टॉक के लिए बहुत बड़ा थ्रेट आपको देखने को मिलेगा। एंड आप नोटिस कर पाओगे
ये जो आपका लंपी वायरस है ना, ये आपका जेनेटिकली, मतलब दरअसल में इसका नाम क्या है, कैप्री पॉक्स वायरस ये है, इसीलिए इसका नाम है वायरस, ठीक है। तो आप नोटिस कर पाओगे जो वायरस है ये गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस फैमिली को ही यहाँ पे रिलेट करता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये एक नॉन जूनोटिक डिजीज है, यानी कि ये एनिमल से ह्यूमंस में नहीं फैलता, ह्यूमंस इससे इन्फेक्ट नहीं होते, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो लंपी वायरस डिसीज एनिमल्स में कैसे फैलता है, देखो या तो आपके जो माइट्स होते हैं, टिक्स, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, उन्होंने काट दिया, या फिर खराब खाना, कंटेमिनेटेड फूड हो गया, फॉडर फीड, उसके थ्रू भी यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज यहाँ पे हो सकती है। तो जिसको इन्फेक्शन होती है तो उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से आपको लंप्स या गांठ फॉर्म होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन्फेक्टेड एनिमल्स का इनफेक्ट जो वेट होता है वो कम होने लग जाता है, उनको फीवर हो गया, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं, और जो मिल्क वो देते हैं वो मिल्क की नंबर्स भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में, मतलब प्रेग्नेंट काउज और जो बुफेलेज होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, उनको मिस कैरेज ऑफ ये सफ़र कर देते हैं एंड उनकी डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। तो हमने देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके माध्यम से हम वैक्सीनेशन करवा के, सर्वेलेंस के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके कोशिश ये करते हैं कि हमारे लाइफ स्टॉक को डिजीज ना हो। एंड इसको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और इस साल भी हमने 196 करोड़ नियति यहाँ पे रिलीज किया था इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो बजट 2024-25 था। एंड साथ साथ स्टेट्स को भी यहाँ पे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे कि और भी बहुत सारी हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे आपका यही जो मैंने आपको प्रोग्राम डिस्कस किया अभी, LHDCP, ये तो हो गया लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अलावा असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज, यहाँ पे सेंटर स्टेट्स गवर्नमेंट्स को यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि लैब्स अपने यहाँ बना पाए, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन यूनिट बना पाए, उससे डिजीज को कंट्रोल करने के अंदर मदद मिलेगी। प्लस साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान यहाँ पे बनाए जाते हैं कि कैसे कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल किया जाना है। एंड लास्टली हमारे पास नेशनल एनिमल डिजीज रेफरल एक्सपर्ट सिस्टम अलर्ट भी हैं, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है कि मान लो कोई पर्टिकुलर डिजीज फैल रही है ना, तो वहाँ पे जो किसान होंगे उनको लोकल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे इस तरह की डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है TRF एंड द UNSC रिपोर्ट। देखो आप लोग जानते होंगे जो पहलगाम टेरर अटैक था उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल था वो दरअसल में TRF था, ठीक है ना, जो कि एक प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा का। अब पहली बार पता क्या हुआ है, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शन कमेटी है ना, उसने यहाँ पर पहली बार इसका मेंशन किया है एंड इसको क्रिटिसाइज किया है। अब भारत का ये जो हमारी कोशिश रही है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत की कोशिश कामयाब हुई है। भारत काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि इसको क्रिटिसाइज किया जाए पूरी दुनिया के अंदर, एंड ये यहाँ पर ये जो सैंक्शन कमेटी है 1267 सैंक्शन कमेटी, इसका क्रिटिसाइज करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान ना गड़बड़ करता रहता है, नाम चेंज करता रहता है, कुछ प्रॉक्सी इस तरह से बनाता रहता है ताकि नाम लश्कर तैयबा का सामने ना आए, पर फिर भी दुनिया के सामने अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। दरअसल में ना ये जो 1267 सैंक्शन कमेटी है ये बनाई गई थी 9/11 अटैक के, मतलब एक्चुअली इसका काम था तालिबान के ऊपर एसेट फ्रीज करने का, ठीक है ना। तो एक्सपेंड किया 9/11 अटैक के बाद, उसमें अलकायदा भी इंक्लूड हो गया एंड उसके बाद ISIL भी, पर मेन पर्पस क्या था, पहले बनाया गया था तालिबान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे इस UNSC 1267 सैंक्शन कमेटी के अंदर आपको टोटल 15 मेंबर देखने को मिल जाएंगे। ये 15 मेंबर कौन है, अरे 5 परमानेंट मेंबर जो हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, तो वही 15 मेंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका पर्पस यही है कि अलकायदा, ISL, इसके साथ जो लिंक्ड है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को उसको यहाँ पे कम किया जाए। अगर सैंक्शन वगैरह लगाने हो, जैसे ट्रेवल बैन, एसेट फ्रीज करना, ठीक है ना, कि पैसा या फंडिंग वगैरह यहाँ पे बंद कर देना, उनके बैंक अकाउंट वगैरह सीज कर देना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो एक ग्लोबल लिस्ट यहाँ पे मेंटेन करता है एंड ये काम करती है बाय कंसेंसस, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे कोई P5 जो परमानेंट 5 मेंबर हैं, अगर यहाँ पर वो प्रपोजल को ब्लॉक भी कर सकते हैं अपनी वीटो का इस्तेमाल करके, अदरवाइज ये काम करती है कंसेंसस के माध्यम से। तो भारत का ये जो स्टेप था ये कहने के दिखाता है कि भारत का जो फोकस है वो अच्छा रहा है, भारत की क्रेडिबिलिटी इन टैकलिंग द टेररिज्म वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने आई है, राइट। एंड आप नोटिस कर पाओगे 2019 के बाद पहली बार ऐसा मेंशन हुआ है लश्कर तैयबा था या फिर किसी पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप का, दैट इज बाय
दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं। अगला टॉपिक भी दरअसल में इसी के साथ लिंक्ड है। दोस्तों हमने परसों हमने आई थिंक हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन महादेव के बारे में। ऑपरेशन महादेव हमने डिस्कस किया कि किस तरह से फोकस कर रहा था कि जिन लोगों ने पहलगाम टेरर के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उनको मार गिराएं, एंड हमने वो सक्सेसफुली हमने किया भी ऑपरेशन महादेव के थ्रू। अब ऑपरेशन महादेव के बाद हमारा जो ऑपरेशन है दैट इज योर ऑपरेशन शिव शक्ति। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है, मतलब बल्कि किया गया इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट। एंड एक्चुअली दो लोग थे ऐसे, दो टेररिस्ट थे लश्कर तैयबा के, जो कहीं ना कहीं एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारी आर्मी फोर्सेस ने उनको यहाँ पर मार गिराया है। तो जैसे ऑपरेशन महादेव में जो पहलगाम टेररिस्ट थे उनको मार गिराया था, उसी तरह से कुछ और टेररिस्ट घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमारी आर्मी ने वहां भी सफलता यहाँ पे प्राप्त करी है। तो ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है इसका नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति, एंड ये आप नोटिस कर पाओगे एलओसी के पास में, ठीक है, इन द पुंछ एरिया यहाँ पे किया गया। एंड इसमें फोर्सेस थी जो इन्वॉल्व, वो थी व्हाइट नाइट कॉप्स एंड द इंडियन आर्मी ट्रूप्स, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मिली थी एंड उस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सेंटर नोटिफाइज सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग स्टेट डीजीपीस। देखो एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग ना जिन्होंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ते हैं, द वर्ड इज अच्छे से पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स ने प्रकाश सिंह केस के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल में प्रकाश सिंह जी रिटायर्ड डीजीपी थे, मतलब है यूपी के, राइट। एंड एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड उस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे। एक्चुअली ना पर्पस ये था कि जो इतना ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन होता है हमारी पुलिस फोर्सेस का, वो पॉलिटिसाइजेशन को यहाँ पे रोका जाए, ठीक है ना। अननेसेसरी जो मंत्री लोग हैं वो पुलिस की फंक्शनिंग के अंदर इतना इंटरफेयर करते हैं, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस के अंदर कुछ यहाँ पे डायरेक्टिव दिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक बात करी थी डीजीपी के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, कि भाई जो डीजीपी का टेन्योर होना चाहिए ना वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और एक्चुअली ना डीजीपी को फॉर्म करने का या निकालने का तरीका भी इन्होंने यहाँ पे बताया। देखो डीजीपी को फॉर्म करने के लिए ना होना पता क्या चाहिए कि 3 सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं मेरिट के बेसिस के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, उनमें से किसी को यहाँ पे चूज करना चाहिए। एंड उनके पास प्रॉपर टेन्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको कभी भी आया कभी भी निकाल दिया, क्योंकि अगर उनको काम करने का कंटिन्यूटी का मौका ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब इस तरह से ना पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस को रोकने के लिए ये अलग अलग कदम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताए थे। पर हमने ऐसा नोटिस किया है कि भाई बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इस तरह के डायरेक्टिव्स के साथ कंप्लाई ही नहीं करती हैं। इसीलिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे बना दिया है डीजीपी या फिर हेड ऑफ पुलिस फोर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। सर इसके अंदर क्या होगा, देखो आप नोटिस कर पाओगे ये ऑनलाइन जो सिस्टम रहेगा ना सिंगल विंडो सिस्टम, यहाँ पर एक डिटेल्ड चेकलिस्ट यहाँ पे बनाई गई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है। अब स्टेट्स क्या करेंगे, वो प्रपोजल देंगे कि भाई ये सब बंदे अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो प्रपोजल होगा वो यूपीएससी के पास जाएगा, फिर यूपीएससी कहीं ना कहीं उसको स्टडी करेगा एंड उस बेसिस के ऊपर उनके सामने कुछ नाम प्रेजेंट करेगा, फिर उनको वो डीजीपी यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। इससे देखो प्रोसेस स्मूथ हो गया और काफी तेज भी हो गया। बाकी देखो इसके अलावा कि कुछ गड़बड़ी ना हो, कुछ डिस्क्रिपेंसी ना हो, तो यहाँ पर सेंटर ने मैंडेट ये कर दिया है कि भाई जो भी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के जो आपके ऑफिसर्स होंगे वो सर्टिफाई करेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स प्रपोज्ड है ना कि डीजीपी बनने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी है भी या नहीं, ठीक है ना, क्या सारी चीजें मिनिमम टेन्योर बाकी गाइडलाइंस एडहेर हो रही हैं नहीं हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। तो वो सब चीजें देखने के लिए यहाँ पे सेक्रेटरी या उनके ऊपर के जो ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पर इस काम को देखेंगे, ताकि ये जो गाइडलाइंस है ना उनको यहाँ पे हमारे जो स्टेट्स हैं वो कंप्लाई कर पाए। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से रहता है आज के समय के ऊपर कि स्टेट्स एलिजिबल ऑफिसर्स जो भी होते हैं वो यूपीएससी के पास उनके नाम भेजते हैं बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द डीजीपी, कम से कम 6 महीने पहले वो नाम भेज देते हैं। तो फिर देखा जाता है कि जो आपका ऑफिसर होगा कम से कम उनका 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उन्होंने पुलिस चीफ या एक रैंक बिलो उनके पोजीशन होल्ड कर रखी होनी चाहिए। कम से कम 6 महीने का टेन्योर अभी बचा होना चाहिए उनका। ऐसा ना हो कि उनकी रिटायरमेंट होने ही वाली है, 2 महीने में रिटायरमेंट है और आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, वो गड़बड़ है। फिर यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी एक पैनल ऑफ 3 ऑफिसर्स यहाँ पे देखता है एंड मेरिट के बेसिस के ऊपर, एंड फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का सुझाव भेज देता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट उन 3 नामों में से यहाँ पर किसी को डीजीपी सिलेक्ट कर देता है, राइट। पर दिक्कत यही है कि चीज़ों काफ़ी हद तक कंप्लाई नहीं हो रही। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देखा है कि आप अपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पर सेंटर ने यहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे बना दिया है।
राइट दोस्तों। एक आखिरी टॉपिक और छोटा सा, दोस्तों कल हमने ना रशिया के फार ईस्ट रीजन के बारे में बात करी थी, राइट। कामचाटका रीजन के बारे में हमने कल यहाँ पे डिस्कशन किया था। अब डेफिनेटली देखो, बहुत बड़ा अर्थक्वेक तो आया ही है। अब उस अर्थक्वेक की वजह से एक जो वॉल्केनो है ना, जिसका नाम आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, काफी डिफिकल्ट नाम है, ठीक है, क्लुएचस्की। ये जो वॉल्केनो आपको देखने को मिलेगा कामचाटका रीजन के अंदर, ये वॉल्केनो इरप्ट हो गया है। दोस्तों ये जो वॉल्केनो है ना, ये बहुत बार इरप्ट होता रहता है। आप नोटिस कर पाओगे कि 2000 के बाद ही 18 बार इसका इरप्टिव फेज आ चुका है, एंड पिछले 100 साल में 60 बार यहाँ पे एरप्ट हो चुका है। एंड अपने आप में काफी ये बड़ा वॉल्केनो है इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये काफी वोल्केनिकली एक्टिव है, ठीक है। तो अभी ये न्यूज में आ चुका है, तो थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको ये बात पता होनी चाहिए। बाकी देखो, कल लोकेशन तो हमने डिस्कस कर ही ली थी फार ईस्ट रीजन की, तो वो सारे पॉइंट्स तो यहाँ पे सेम ही रहेंगे। बाकी दिस इज द टॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप एंड एशिया, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, और ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिस्कशन थी जो आज हमें करनी थी। अब दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो हमने डिस्कशन किया था उसकी अगर मैं बात करूं, दोस्तों कामचाटका पेनिनसुला बिल्कुल आपका फार ईस्ट रशिया के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन तमिलनाडु के अंदर ही था, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब बात करें दोस्तों काजीरंगा टाइगर रिजर्व की, तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में नहीं बल्कि आपका असम के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।